बच्चों, वेलकम बैक। आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन का वन शॉट वीडियो देख लिया। अगर बेटा देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। उसमें मैंने वो सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका कम से कम टाइम उसमें लगेगा और मैं ये गारंटी देती हूँ कि आपका पूरा रिविजन उसमें हो जाएगा। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं इसको अलग ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो हम इस जो वन शॉट वीडियो में सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेटा आज से 19 डेज हमारे पास केमिस्ट्री के एग्जाम के बचते हैं, तो कम से कम टाइम बचा है। तो उन सबको हम कम से कम टाइम में कैसे कवर करें, उसी चीज को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आती हूँ। तो लेट्स वी स्टार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम ये कह सकते हैं, जहां पर आप ये फंक्शनल ग्रुप देखते हो COOH, वो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ करके अलग अलग ग्रुप लगाऊं, जैसे मान लो मैंने कहा C डबल बॉन्ड O NH2, या फिर मैंने कहा C डबल बॉन्ड O Cl, या फिर मैंने कहा C डबल बॉन्ड O OR, या फिर मैंने कहा एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, दीज आर एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें आप इस OH ग्रुप को तोड़ करके कोई और अदर ग्रुप जोड़ते हो तो वो एसिड डेरिवेटिव्स हैं बच्चे। क्या है? एसिड के डेरिवेटिव्स। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर हम एसिड के डेरिवेटिव का प्रिपरेशन पढ़ते हैं और मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पढ़ते हैं। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स है, प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर आता है। तो जब भी कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपको दे रखा है, जैसे OH है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर में हम सफिक्स जिसका यूज करेंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। क्या होता है बेटा? ओइक एसिड। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने कहा कि मेरे पास में ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड है, उसका तुमने IUPAC नेम लिखना है, तो इसका भी जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मेट होता है, वो सेम होता है। अगर कोई भी प्रीफिक्स दे रखा है तो सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखो, फिर उसके बाद वर्ड रूट को लिखो, फिर प्राइमरी सफिक्स चेक करो और फिर सेकेंडरी सफिक्स यानी कि ओइक एसिड को आप लिखो। ठीक है, ये फॉर्मूला ही आपने फॉलो अप करना है। अब जैसे इसको देखो तो इसमें है हमारा सफिक्स, इसका यूज करना है 1 2 3। 2 पर मिथाइल है तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। कार्बन कितने हैं? 3। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। अंडरस्टैंड बेटा? क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है क्रोटोनिक एसिड। तो कई बार हमसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से क्रोटोनिक एसिड की सही स्ट्रक्चर कौन सी है, या क्रोटोनल्डिहाइड की सही स्ट्रक्चर कौन सी है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको ऑप्शन में ये वाला आंसर मिलता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, तो ये तो होता है क्रोटोनिक एसिड की स्ट्रक्चर। और अगर आपको ऑप्शन में ये मिलता है C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, यानी कि फंक्शनल ग्रुप चेंज मिलता है, तो ये क्रोटोनल्डिहाइड है। और ये ऑप्शन में इसलिए आ जाता है क्योंकि इसका फेमस नाम, जो कॉमन नेम है, वो हमें लर्न करने के लिए दे रखा होता है। तो मैंने बता दिया क्रोटोनिक की ये तो स्ट्रक्चर है और ये क्रोटोनल्डिहाइड की है। अब IUPAC आप लोग बताओ इसका नाम, नंबरिंग करो 1 2 3 4। अंडरस्टैंड? कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट कितने हैं? 4। डबल बॉन्ड है तो एन की जगह इन यूज करेंगे। पोजीशन कौन सी है? 2। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड रूट में ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। अंडरस्टैंड बेटा? ये हो गया इसका IUPAC नेम। ठीक है बेटा, अब सपोज करो मैं आपको एक कंपाउंड देती हूँ और उसमें बेंजीन रिंग के ऊपर COOH लिखती हूँ, तो ये बेंजीन प्लस ओइक एसिड, तो इसका नाम होगा बेंजेनोइक एसिड। क्या होगा बच्चे? बेंजेनोइक एसिड। लेकिन अगर स्ट्रक्चर को मैं चेंज करके इस तरह से लिखती हूँ CH2 COOH, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका नाम कैसे लिखें। नाम की नंबरिंग शुरू करनी है फंक्शनल ग्रुप से,
तो बच्चे लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ ये वाले कार्बन कंसिडर कर सकते हैं, तो ये 1 और ये 2, और ये जो बाकी की रिंग बच गई है ये है अपना सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको हम लिखेंगे 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। अंडरस्टैंड? जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। अब कुछ जनरल नेम्स हमें याद करने हैं, उनकी मैं आप लोगों को ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में ऑक्सैलिक एसिड है, जैसे मेलानिक एसिड है, उनके फॉर्मूला दिए हुए हैं। उनकी ट्रिक क्या है बेटा, आप एक फॉर्मूला याद कर लो, या एक ट्रिक है बेटा ओम्स गैप। ओम्स गैप, इससे सारे कार्बोक्सिलिक एसिड याद रहेंगे, ठीक है। ये जो ऑक्सैलिक एसिड है इसमें सिर्फ 2 कार्बन इंक्लूड होते हैं, और 2 कार्बन का फॉर्मूला क्या हो सकता है, COOH। COOH मतलब जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैलिक एसिड में COOH, ऊपर भी COH, नीचे भी COH, लेकिन बीच में क्या लगाना है, एक एक्स्ट्रा कार्बन। तो हमेशा ध्यान रखना, जब मैं कार्बन बढ़ा दूंगी, जैसे इसमें 3 कर दिए, इसमें 4 कर दिए, इसमें 5 कर दिए और इसमें 6 कर दिए, तो ये स्ट्रक्चर जो मैं लास्ट में बना रही हूँ ये किसकी स्ट्रक्चर है, एडेपिक की स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं CH2 COOH। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेपिक एसिड, और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा बच्चे, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे 1,6 हेक्सेन ओइक एसिड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नोमेनक्लेचर के बाद में हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन मेथड। क्या पढ़ते हैं हम, प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड्स आप इसके सिर्फ 5 याद रखो, ज्यादा प्रिपरेशन मेथड्स हमें ध्यान में नहीं रखने, सिर्फ 5 प्रिपरेशन मेथड। नंबर 1 बाय अल्कोहल्स, नंबर 2 by nitrites, and number 3 by Grignard reagent, and number 4 is acyl chloride, ठीक है, and 5 is by Tollens। इसके अलावा आपको किसी का भी याद नहीं रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड्स। क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड्स। चलो बेटा शुरू करते हैं, 5 मिनट के अंदर सारे खत्म करने हैं। प्रिपरेशन मेथड में बाय एल्कोहल्स, बाय एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में क्या करना है, जो भी एल्कोहल्स आपको गिवन है, मानो मैंने लिखा है RCH2OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन तुम हमेशा KMnO4 के साथ में कराओगे, किसके साथ में कराओगे, KMnO4 के साथ में कराओगे, और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड ऑन करोगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगी इसमें RCOH में। अंडरस्टैंड? अगर PCC डाल देते तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनता, ठीक है। दूसरा मेथड है बेटा बाय नाइट्राइल्स। दूसरा मेथड है, अगर आपको नाइट्राइल्स मतलब C∧N गिवन है, क्या गिवन है, C∧N, तो पहले हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, कार्बन के पास ऑक्सीजन आ जाएंगे, नाइट्रोजन पास हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये अमाइड इस तरह का ग्रुप बना लेगा, इसको बोलते हैं अमाइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप का अगेन ऑटोमेटिक हाइड्रोलिसिस होगा, और जो ये ऑक्सीजन है इसके साथ में इसका OH आकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि ये कैसा सेंटर है, पॉजिटिव सेंटर है, और जो ये H+ है वो इस बेस के साथ में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बना हमारा फाइनल प्रोडक्ट RCOOH, एंड बाय प्रोडक्ट इज अमोनिया गैस। समझ गए ना। अगर आपको कभी भी अमाइड बनाने की जरूरत पड़े, जैसे हाउफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के लिए अगर हमें ये बनाना पड़ता है, तो RCN का हाइड्रोलिसिस करा देना, ठीक है। रिएक्शन नंबर 3, ये कन्वर्जन में बहुत यूज होती है, ठीक है, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, जैसे RMgX। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की लुईस एसिड CO2 के साथ रिएक्शन कराते हो, तो लुईस एसिड में जो ये ऑक्सीजन है नेगेटिव, और ये जो कार्बन है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है।
इसी तरह से मेटल पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव। तो इसके साथ में जब मैं इसको अटैच करूंगी तो ये दिखेगा इस तरह से RC≡OMgX। अंडरस्टैंड बेटा। अब मैं इसमें ही वाटर ऐड ऑन कर देती हूँ, H2O को ऐड ऑन करूंगी। तो इसका जो ये इधर से आपको ये पॉजिटिव, इधर से जो सेंटर दिख रहा है ये वाला ऑक्सीजन कैसा है, नेगेटिव। तो इस H+ को अट्रैक्ट करेगा और Mg कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की साइड और नेगेटिव पॉजिटिव की साइड मुड़ेगा। तो ये कैसा दिखेगा, RCOH प्लस MgXOH। ठीक है बेटा। फोर्थ मेथड क्या है बेटा अपना, ये कितने मेथड हो गए, एल्कोहल से हो गया, नाइट्राइल से हो गया, गिरनार्ड रिएजेंट्स हो गया। फोर्थ है अगर हमें असाइल क्लोराइड गिवन है, जैसे RCOCl। ठीक है, एसाइल क्लोराइड का भी बेटा अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, क्या कराओगे, अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसमें वाटर ऐड ऑन करूंगी, वाटर से H+ और OH- मिल जाएगा, यहाँ बन जाएगा RC≡OH। ठीक है, इस Cl को मिलेगा H और ये HCl गैस बाहर। ठीक है बेटा। जब अगर आपको इधर COCl के साथ R मिलता है तो इसको बोलते हैं हम असाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा, असाइल क्लोराइड। बट अगर मैं तुमसे इसका नाम पूछती हूँ, जैसे मान लो मैंने बेंजीन लगा दी और यहाँ पर लिख दिया COCl, तो इसका नाम हो जाता है बेंजीन कीटोन, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। क्या हो जाता है बेटा, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, अगर इसका भी मैं हाइड्रोलिसिस कराती हूँ, इसमें भी वाटर ऐड ऑन करती हूँ, तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड COOH बन जाता है और HCl बाहर हो जाता है। अंडरस्टैंड बेटा। ये जो मैंने मेथड बताया इससे हमने क्या बनाया है, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक बेंजोइक एसिड। लास्ट वन और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग ये नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ। लास्ट बनता है बाय टॉगलिन, या फिर मैं कह सकती हूँ हाइड्रोकार्बन से बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, जो भी बनता है कन्वर्जन जो भी होता है सबसे ज्यादा ये यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी, सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रिपरेशन मेथड में इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, सबसे ज्यादा यूज होता है। क्या करना होता है बेसिकली इसमें, अगर आपको कोई कंपाउंड दे रखा है और उसके ऊपर लिख रखा है CH3 या फिर कोई भी कार्बन की चेन, हाइड्रोकार्बन की चेन CH2CH3, ठीक है बेटा, तो ये जो चेन दे रखी है आपको, अगर रिएक्शन के ऊपर तुम्हें मिलता है KMnO4 के साथ इस तरह से स्लैश लगा हुआ KOH और यहाँ पर लिखा होता है हीट, ठीक है, तो बिना सोचे आपको क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन कर देना है, इस हाइड्रोकार्बन चेन का ऑक्सीडेशन कर देना है और इस कितनी भी लंबी स्ट्रेट चेन हो उसको एक कार्बन COH में चेंज कर देना। अंडरस्टैंड। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन देती हूँ, सपोज करो ये तो मेरा एक ही कार्बन था, अब मैं जो दूसरे क्वेश्चन में चेंज करके कार्बन 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 यहाँ तक लगा दिया मैंने, है ये सारी स्ट्रेट चेन, कार्बन कितने 1 2 3 4, तो अगर ऐसा भी कोई तुम्हें कंपाउंड मिलता है तो रिएजेंट सूटेबल कौन सा होगा, KMnO4/KOH, ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग होता है, तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर इतने सारे कार्बन चेन को सिर्फ COH में कन्वर्ट कर देगा। अंडरस्टैंड बेटा। लेकिन अगर मान लो बेंजीन रिंग के ऊपर आपको इस तरह से कंपाउंड मिले, तो बेटा ये जो आप डाल रहे हो KMnO4 एंड KOH, ये बेंजोइक एसिड को नहीं बनने देगा, ठीक है बेटा, दैट मीन्स ये हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट चेन से कितनी भी लंबी हो वो सारे के सारे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। बेंजोइक एसिड में एक और पढ़ सकते हो, जैसे हमने पढ़ा RC≡N, उसी तरह से अगर मैं बेंजीन के साथ में C≡N यानी कि नाइट्राइल्स का हाइड्रोलिसिस करा देती हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बेंजोइक एसिड में, ठीक है, और बाहर क्या निकलेगी, अमोनिया
गैस। ये सारे बेटा प्रिपरेशन मेथड किसे, कार्बोक्सिलिक एसिड के, एल्कोहल से, नाइट्राइल से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एसाइल क्लोराइड से और टाउलिन से, ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन चेन से, ठीक है। ये हो गए अपने प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ो। देखो बेटा अब टाइम ही कितना सारा है, अगर आप लोग ऐसे बैठ जाओगे तो वैसे भी कुछ नहीं होना, तो सबसे बढ़िया अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। साथ के साथ लिखने की प्रैक्टिस भी करो, और नोट्स नहीं भी बनाना चाहते आपके लोगों के पास ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स हैं तो बेटा उनकी प्रैक्टिस करो, बार बार में कन्वर्जन्स करके देखो। एक बार आपने पढ़ लिया वन शॉट, अब कन्वर्जन लगाओ। जब तक एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं हो रहे तब तक आगे मत बढ़ो भाई, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। देखो बेटा अब आप कहोगे मैम दूसरा जो क्वेश्चन, मेजर जो क्वेश्चन है वो कहाँ से बनता है, तो भाई वो बनता है एसिडिटी से। और जो तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वो हो सकता है HVZ रिएक्शन, और चौथा जो क्वेश्चन हो सकता है वो होता है टेस्ट से, ठीक है। किस होगा, टेस्ट से। तो पहले एसिडिटी से पहले, क्योंकि कुछ ही इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं वो मैं बता देती हूँ। केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड को, जैसे मैं ये है मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, उसको अगर आप आयंस में तोड़ते हो, जैसे ये मेरे पास में क्या बन गए, आयंस बन गए, ठीक है। तो जितने अच्छे से H+ आयन लूज होगा उतना ही अच्छा वो एसिड होगा। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जितनी उसकी पोटेंशियल है H+ आयन को अच्छे से लूज करने की, उतना ही अच्छा वो एसिड है। अंडरस्टैंड, यही उसकी एसिडिटी को भी शो करता है। केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए कि आप जो पढ़ रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके पीछे वर्ड में एसिड आ रहा है, क्या वो एक्चुअल में एसिड है, इस बात को प्रूव किस बात से करोगे। तो भैया हम उस बात को प्रूव करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड जो हमने एल्कोहल फिनोल में पढ़े, पहले हम उनका यूज करेंगे। कि भैया एक काम करो, सोडियम के साथ रिएक्शन करा के देख लो, अगर सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा तो इसका मतलब ये है कि इसका नेचर एसिडिक है। भाई इसने तो कर दिया, तो एक क्या बन गया, सोडियम कार्बोक्सिलेट बन गया, भाई तुरंत बन गया, ठीक है। उसमें इथॉक्साइड बना था, ठीक है, एल्कोक्साइड जिसको बोलते हैं। फिर भैया दूसरा मेथड है NaOH से करा के देखो, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर एसिड हुआ तो रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा सोडियम, तो ये भी कर गया। फिर तीसरा मेथड ये है कि अल्कोहल और फिनोल जो है ना वो बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन नहीं कर रहे, तो ये है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, किसका, फिनोल, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखते हैं, बाकी कोई नहीं देखता। होता क्या मैम, होना कुछ नहीं है, हाइड्रोजन को हटा करके Na लगाना है, समझ में आया ना। कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। तो ये तीनों रिएक्शन जो है इस बात को प्रूव कर रही है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो नेचर में एसिडिक है। कैसा है बच्चे, नेचर में एसिडिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो रिएक्शन है उसमें हम एल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे, और इस पर भी मैं स्टार लगा देती हूँ, ये भी आपने पढ़ी हुई है। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने पढ़ा होगा, एल्कोहल का जो ये बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बीच का जो बॉन्ड है, अगर ये टूटेगा तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी। जैसे मान लो इधर का OH और इधर का H हट जाएगा तो H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी चीज आप ज्वाइंट करके लिखिए, जैसे मैंने लिखा R तो उल्टा करके लिखो C डबल बॉन्ड OR, RCOOR, इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ RCOOR। तो ये हो गया एस्टर का फॉर्मेशन, तो दिस रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन, ठीक है। अब आप कहोगे दोबारा क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि अल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ लिए, तो एक बार ही काफी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलोअरीन, PCl3 डाल दो, PCl5 डाल दो, SOCl2 डाल दो। ये सारे क्या करते हैं, जो ये फंक्शन इधर का जो फंक्शन है OH जो ग्रुप है इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाएंगे और खुद की जगह पर Cl को प्लेस करेंगे। तो बनेगा क्या भाई, ये इस तरह से एसाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बनेगा बच्चे, एसाइल क्लोराइड। बस फर्क इतना है,
PCl3 डालोगे तो H3PO3 बाहर निकलेगा, PCl5 में POCl3 और SOCl2 में SO2 गैस और HCl गैस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। किसका हो गया? बाइकार्बोनेट टेस्ट हो गया, एस्टरिफिकेशन टेस्ट हो गया। बेटा ये दोनों भी टेस्ट हैं, इसको एस्टरिफिकेशन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, और उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। चलो भाई अब आगे बसती है रिएक्शन कि भाई आप कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दीजिए, जैसे अमोनिया। भाई अमोनिया क्या करेगा? OH यहाँ पर खुद भी लाइक बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो इसको रिप्लेस करेगा। चलो भाई रिप्लेस करते हैं। तो जैसे आपने वहां पर Cl को प्लेस किया, वैसे यहाँ पर किसको करना है? NH2 को। लो भाई कर दीजिए, तो ये बन गया अमाइड्स। क्या बन गया? अमाइड्स। अब इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट बनेगा। अंडरस्टैंड? क्या बनेगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाय प्रोडक्ट बनेगा। अगली रिएक्शन है, अगर आपको गिवन है P2O5 और यहाँ पर लिख रखा है हीट। क्या गिवन है बेटा? P2O5 और यहाँ पर लिखा हुआ है हीट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाते हैं। क्या बनते हैं बच्चे? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या फॉर्मूला होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O। ठीक है, ये मोस्टली रिएक्शन, इसमें भी मैंने एक तरह से ये कह सकती हूँ कि ऑक्सीडेशन ही करा है इसका। यहाँ पर मैंने NH3 का एडिशन करा है, यहाँ पर मैंने दूसरा न्यूक्लियोफाइल डाला। ये सारे न्यूक्लियोफाइल है जो इसको OH ग्रुप को रिप्लेस कर रहे थे, ये इसकी एसिडिटी को प्रूव कर रहे हैं। अंडरस्टैंड बेटा? अब सपोज करो ये रिएक्शन जरूर याद कर लेना, इसको हम क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, देखो हमने जो पिछले साल एक चैप्टर पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, तो उसमें हमने डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ी थी ताकि हम मीथेन या कोई भी एल्केन का प्रिपरेशन कर सकें। होती क्या है और आपके यहाँ पर किस तरह से यूज होगी, तो आप लोगों को सीधा बता देती हूँ। आपको कार्बोक्सिलिक आयन गिवन होगा, जैसे मान लो मैंने दे दिया आपको RCOONA। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन गिवन होगा, उसकी सोडा लाइम के साथ में NaOH प्लस Ca, इन दोनों को साथ में बोलते हैं सोडा लाइम। इसके साथ रिएक्शन होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन लगा देंगे। तो जब भी आपको सोडा लाइम गिवन है और कार्बोक्सिलेट आयन दे रखा है, इसका मतलब ये है कि सोडियम कार्बोनेट बाहर होगा। अगर CO2 गैस बाहर होती है तभी हम उस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब बचता है भाई R, तो R किसके साथ जुड़ सकता है? R यहाँ पर हाइड्रोजन साथ जुड़ेगा, तो RH का क्या मतलब है? मान लो मैंने लिखा CH3H, तो ये ऑल ओवर तो CH4 ही हो गया ना, तो यहाँ पर मीथेन गैस का प्रिपरेशन हुआ है, यानी कि एक हाइड्रोकार्बन का एल्केन का प्रिपरेशन हुआ है। अंडरस्टैंड ना क्या कहना चाह रही हूँ? बाय प्रोडक्ट कौन बनेगा? Na2CO3। क्या बनेगा? Na2CO3। तो जैसे मान लो मैंने ये कंपाउंड दिया और इसके ऊपर लिख दिया COONA और यहाँ पर लिख दिया सोडा लाइम NaOH प्लस CO, तो घबराना क्यों भाई? आपको क्या करना है? इसको हटाना इधर से, ठीक है, माइनस Na2CO3। ये लो भाई, जैसा था वैसे ही वैसे लगा के हाइड्रोजन लगा दो, तो ये क्या बन गया बेटा? एक हाइड्रोकार्बन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है उसमें से एक रिएक्शन आती है हेल्फ-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। इसको जरूर कर लेना क्योंकि इसकी केमिकल रिएक्शन वैसे लिमिटेड है, तो उसमें भी नेमिंग रिएक्शन अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा। तो HVZ रिएक्शन निकलती है, पहले बता देती हूँ क्या कहती है HVZ रिएक्शन, कि जो तुम्हारे पास में अल्फा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा। फिर हम पूछेंगे भाई किससे होगा? बोले भाई हेलोजन से होगा। बस ये होती है हेल्फ-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। फिर मैडम इसकी पहचान क्या है? पहचान बच्चे ये है, इस तरह से तुम्हें कंपाउंड मिलेगा, तो ये हो गया इसका अल्फा हाइड्रोजन कार्बन और इस पे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ओके, क्या मिलेगा रिएजेंट? रिएजेंट मिलेगा रेड फॉस्फोरस। क्या मिलेगा बच्चे? रेड फॉस्फोरस। ठीक है, और उसके साथ में क्या मिलेगा? हैलोजन्स।
क्या मिलेंगे बेटे, हैलोजेंस। ठीक है, दूसरा उसका हाइड्रोलिसिस कराना हमें पड़ेगा। मतलब ये चीज अगर आपको रिएक्शन के ऊपर मिलता है, रेड फॉस्फोरस के साथ हैलोजन मिलता है, बस बेसिकली याद रखो, रेड फॉस्फोरस साथ अगर हैलोजन मिलता है तो वो HBZ रिएक्शन होती है ना। अब इसमें क्या करना है, जो ये हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन, इसको हटाना है, एक HX के साथ बाहर करना है, X के साथ बाहर करना है एक H को, और जो एक X बचता है उसको इधर की तरह इधर प्लेस करना है, तो ये बनेगा RCHX और ये COOH। ठीक है, इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब ये जो रिएक्शंस हैं इसके अलावा कौन सी बचती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तुम्हें एक चीज क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले जो भी हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, तो इसका नेचर पता होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं COOH। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप है और इधर भी ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। अंडरस्टैंड ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बेंजीन रिंग से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब पोजीशन कौन सी खाली है, वेकेंट कौन सी है, भाई एक ही पोजीशन है जो वेकेंट है, वो मेटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर मेटा डायरेक्टिंग। बच्चे ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, कंफर्म हो गया, वेरी गुड। ठीक है, ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, वेरी गुड। तो फिर मैम उससे क्या हुआ, तो भैया उससे हमारी 3 रिएक्शन कंफर्म हो गई। कौन सी 3 रिएक्शन, एक बच्चे जिसमें हम नाइट्रेशन कराते हैं, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4। जब भी आप डालोगे तो बेंजोइक एसिड जो आप इस तरह से बनाते हो, ये बेंजोइक एसिड में जो नाइट्रेशन होगा ना वो मेटा पे होगा। अंडरस्टैंड। दूसरी बात, अगर मान लो मुझे नाइट्रेशन नहीं कराना, सल्फोनेशन कराना है, इनकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करानी है, तो जो ये पोजीशन है मेटा पोजीशन है, यहाँ पर SO3H ग्रुप लगेगा। अंडरस्टैंड। तीसरी बस्ती है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन कराएंगे तो ये भी कौन सी पोजीशन पे होगा बच्चे, मेटा पोजीशन पे होगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गई इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेटा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब रिएक्शंस हो गई खत्म। रिएक्शंस को खत्म करते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन, टाउलिन से बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन, और एक आपकी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये 4 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट थे पूरे में। ठीक है, बाकी ये पूछ सकते हैं कि ये मेटा पोजीशन पे क्यों लगते हैं, क्योंकि ये कैसे ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, अब आते हैं इस दुनिया का या कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से 100% क्वेश्चन आएगा। उसको मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी। ठीक है, टाइम लेने का रीजन ये है बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में इस टॉपिक के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ ये टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है एसिडिटी। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अपन। चलो करते हैं भाई। सपोज करो मैंने कहा कि मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिल्कुल है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम जब अपना शो करेगा तो अपने आयंस में जब टूटेगा तो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो मैं ये कहूंगी कि इसकी जो एसिडिटी है, इसकी जो एसिडिटी है वो इसके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, बिल्कुल है। प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट इसके कौन है बेटा, ये क्या है बेटा, कॉन्जुगेटेड बेस, और ये क्या है इसका कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है बेटा, क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड। तो मैं डायरेक्टली ये कह सकती हूँ Ka जो होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी, उसके कार्बोक्सिलेट आयन यानी कि कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। अंडरस्टैंड ना, मतलब जो आप नेगेटिव आयन बना रहे हो, कार्बोक्सिलेट आयन बना रहे हो, वो स्टेबल होना चाहिए, बात खत्म। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो कि एसिडिटी होती है ना,
कितने अच्छे से H प्लस आयन लूज हो रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। बिल्कुल भाई। तीसरी बात आप ये भी कह सकते हो कि एसिडिटी होती है ना, जितना आप पीएच बढ़ाओगे उतनी कम हो जाएगी। बिल्कुल कह सकते हैं। चौथी बात हम ये कह सकते हैं pKa और Ka एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो सकते हैं। ठीक है, चलो सब कुछ कह दिया। अब मैं ये कहूंगी कि भैया आपने इतनी रामन बताई, हमें ये बताओ कि एसिडिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे किस पे डिपेंड करते हैं। तो आपका आंसर होगा कि एसिडिटी इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स पर डिपेंड करती है। वेरी गुड। अब मैं ये कहूंगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब उसका माइनस इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट कितना पॉपुलर है, कितना अच्छा लग रहा है। चलो, माइनस आई इफेक्ट को याद करने का तरीका है DNP। टेस्ट नहीं बेटा, सिर्फ DNP याद रख लो। क्या मतलब? D से मतलब होगा कि आपने जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है उसका डिस्टेंस क्या है, दूसरा वो कितने नंबर में प्रेजेंट है, और तीसरा उसकी पावर में कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब वो कितना पावरफुल है। इंडक्टिव इफेक्ट को याद करने का एक बेस्ट तरीका है डिस्टेंस, नंबर, पावर। अगर डिस्टेंस बढ़ी उसकी तो उसकी एसिडिटी कम होगी, नंबर बढ़े तो एसिडिटी बढ़ेगी, पावर बढ़ी तो भी उसकी एसिडिटी बढ़ेगी। यानी कि ये चीज बढ़नी चाहिए और ये चीज कम से कम होनी चाहिए। ये तीन चीजें याद रहेंगी, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते बेटा। सबसे पहले डिस्टेंस में भी दो तरह के लॉजिकल में सबसे पहले डिस्टेंस के बेसिस पे जो दो क्वेश्चन है वो बताती हूँ। देखो, डिस्टेंस दो तरह के हैं। सपोज करो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ एक ही प्रेजेंट है और उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, बल्कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 है और एक ही है। ठीक है, तो ये जो कार्बन कार्बन की यहाँ से देखो, ये क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो कार्बन कार्बन का जो नंबर बढ़ा है ना उसकी बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पर जो नंबर से मतलब है ना वो माइनस आई इफेक्ट को बढ़ाने वाले नंबर से मतलब है। तो इस कार्बन का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये क्या बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा बट वो कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि CH3 और H के कंपैरेटिवली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से भैया 3 इसके 4 इसकी, 4 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो ये नेगेटिव चार्ज बड़ा हो जाएगा। अब नेगेटिव अगर पावरफुल आ गया तो पॉजिटिव को छोड़ेगा नहीं, और पॉजिटिव अलग ही नहीं हो पाएगा तो वो एसिड अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर क्या, एक इलेक्ट्रॉन आया, नेगेटिव चार्ज होगा, इतना स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, इतना पावरफुल नहीं होगा, तो ये H प्लस आयंस को आराम से बिल्कुल रिलीज कर देगा। तो जितने भी तुम्हारे पास में ये फॉर्मिक एसिड्स है वो एसिडिक एसिड से ज़्यादा एसिड से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, अब भाई दूसरा क्वेश्चन डिस्टेंस से, अगर मान लो मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाती हूँ, जैसे मैंने क्लोरीन लगाया, ठीक है, उसका नंबर कहाँ पर है, जैसे 1 2 3 4, ब्यूटेनोइक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4, इसके 3 एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा, अगर मान लो मैंने Cl सबसे पास वाली पोजीशन पे लगाया, फिर दूसरे वाले पे लगाया और फिर तीसरे वाले पे लगाया, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये अपना इफेक्ट, विड्रॉ करने का इफेक्ट जितना पास होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के उतना ही अच्छा दिखा पाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो इसकी एसिडिटी कम हो गई, और यहाँ पर इसकी एसिडिटी और कम हो गई। ठीक है, तो मैं इसी के लिए बता रही थी कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हो, जैसे मैंने यहाँ पर डिस्टेंस को बढ़ाया तो इसकी इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट घट गया, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज तो एसिडिटी भी डिक्रीज। समझ में आ गई। अब बात आती है नंबर की। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर का क्या मतलब मैम, भाई नंबर का मतलब ये है, सपोज करो मैं लिखती हूँ CCl3COOH, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं इसमें हाइड्रोजन जोड़ करके लिखती हूँ CHCl2COOH। तीसरा क्वेश्चन हाइड्रोजन जोड़ा, क्लोरीन को कम कर दिया, और चौथा इसी में दिया CH3COOH। अब समझ में आ गया होगा सारी बात। भाई मैंने ये कहा है कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, समझ रहे हो ना। और तो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले इसमें 3 क्लोरीन, इसमें 2, इसमें 1 और इसमें कोई नहीं,
तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर नंबर बढ़ेगा माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप का, तो एसिडिटी भी बढ़ेगी। अंडरस्टैंड ना, एसिडिटी भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये हो गया इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ से मैं बोर्ड को इरेज कर देती हूँ। चलो बेटा, अब पावर की बात ऐसी है कि सपोज करो पावर की जब बात होती है तो बेटा NO2 ग्रुप जो होते हैं सबसे पावरफुल होते हैं, फिर साइनो होते हैं, फिर क्लोरीन यानी कि हेलोजेंस होते हैं पावरफुल में, और हेलोजेंस में भी फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन्स होते हैं। समझ में आ गई बात? तो बेटा पावर का किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, पावर का बताते हैं बेटा किस तरह से आ सकता है। देखो ध्यान से देखना, सपोज करो मैं एक कंपाउंड बनाऊं और उसमें लिख दूं CCl3COOH और फिर एक लिखूं CF3COOH और तीसरा लिखूं CHF2COOH और तुमसे क्वेश्चन कर लूं कि राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि फ्लोरीन की क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा तो माइनस Ip ज़्यादा। समझ आ गई बात? यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना, भले ही उसकी जो नंबर है भले ही उसकी पावर ज़्यादा है, बट अगर आपने नंबर बढ़ाया ना, नंबर बढ़ाने का मतलब एक एक्स्ट्रा माइनस आई ग्रुप को बढ़ाना, तो वो कहीं ना कहीं उस नंबर से उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी पावर से भी ज़्यादा नंबर वैल्यूएबल होता है। बस ये ध्यान रखना, भाई नंबर बढ़ाओगे तो एसिडिटी भी बढ़ेगी। तो इसमें होता है कि बेसिकली 3 Cl है, इसमें 3 फ्लोरीन है और इसमें सिर्फ 2 फ्लोरीन है, तो इसमें और इसमें तो बराबर माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले क्या है, नंबर्स हैं। अब पावर में बात करें तो सेकंड की ज़्यादा होती है, तो पहले सेकंड लिखेंगे, फिर फर्स्ट लिखेंगे, फिर लास्ट में बचता है हमारा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसके पास में जो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप है वो कम है। चलो अब इसी में मान लो मैं चेंज कर देती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया CH2NO2, ठीक है, CH2NO2, तो अब कैसे करें? देखो यहाँ पर मैंने लिखा था कि NO2 सबसे पावरफुल है, तो यहाँ पर ध्यान रखना NO2 सिर्फ एक है, तो ये इतना भी पावरफुल नहीं है कि इनके तीन माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स को रिप्लेस कर दे। तो ये जो सेकंड वाला है ये अगेन, फर्स्ट वाला अगेन और थर्ड वाला लास्ट। समझ में आ गई ना क्या मतलब है? DNP का मतलब डिस्टेंस, नंबर और पावर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए मैंने तीनों के क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखा दिए और सारे जो एलिफेटिक के क्वेश्चंस थे, जो 4 केस थे इसके, वो सारे बता दिए। ठीक है, अब आते हैं मिथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में कंपैरिजन। चलो बेटा, किसकी एसिडिटी? एरोमेटिक एसिड वर्सेस फॉर्मिक एसिड। चलो इसमें कंपेयर करेंगे। इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर देखो एक बार, जो मैंने ये बेंजोइक एसिड बनाया है ना, ये कैसा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। चलो बहुत अच्छी बात है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो हर बार इस रिंग से, यानी कि जो भी इसके पास कार्बन है उनसे इलेक्ट्रॉन्स मांगता रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई चेन में होती रहेगी, तो ये H+ आयन को लूज नहीं करेगा। तो क्या कह सकते हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दे विल शो लेस एसिडिटी एज कंपेरेटिवली फॉर्मिक एसिड, क्योंकि इसके पास में सिर्फ एक ही डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन है। कौन है भाई? वो हाइड्रोजन का है। तो इसके पास में कहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे? अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज भी नहीं आएगा, तो H+ आयन से आराम से बाहर हो जाएगा। ठीक है, O नेगेटिव H पॉजिटिव, और हमें ऑल ओवर ध्यान तो इसी बात पे देना है ना, कितने अच्छे से हम H+ निकाल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपके बेंजोइक एसिड्स होते हैं वो मिथेनोइक एसिड से क्या होते हैं? कम एसिडिक होते हैं। ठीक है, फिर अगला मैं कंपेयर करवाऊंगी HCOOH वर्सेस CH3COOH। तो इसमें आप क्या कहोगे भाई? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट या ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप की वजह से
इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बना रहेगा और H प्लस आयन लूज नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मैं पहले बता चुकी हूँ। तो दीज ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, ये सारे जो टॉपिक्स हैं एसिडिटी के, ये सारे एनसीईआरटी के, ठीक है। डीएनपी टेस्ट, डीएनपी को याद रखो, डिस्टेंस कम होनी चाहिए, नंबर ज़्यादा होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। मीथेनोइक एसिड एज कंपेरेटिवली एरोमेटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक या एसिडिटी शो करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसका छोटा सा जो आता है वो आता है फिजिकल प्रॉपर्टी की सॉल्युबिलिटी और मैं ये कह सकती हूँ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चे सॉल्युबिलिटी मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, और होता क्या है जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, क्या बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो आपस में डाइमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे, डाइमर बनाते हैं। समझ आए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इस डाइमर के फॉर्मेशन की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्कोहल हाई होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं एसिड की सोल्युबिलिटी भी अल्कोहल से ज़्यादा होती है, बाकी का जो हमने ऑर्डर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जैसे एल्डिहाइड, फिर उसके बाद में कीटोन्स और उसके बाद में ईथर्स ROR, लास्ट वन इज एल्काइल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इस ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा अच्छा बन रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन जो बन रहा है इस पर ये जो नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन है, जैसे इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के देखेंगे ना, तो ये दोनों तरह से पॉसिबल है। मान लो पहले इसके ऊपर नेगेटिव है, अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज सेपरेशन ऑन कार्बोक्सिलेट आयन, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ये जो नेगेटिव चार्ज है 2 ऑक्सीजन पर पॉसिबल है, तो कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड आयन से स्टेबल होता है। तो एक 1 मार्क का क्वेश्चन ही बनता बेटा कि कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबल क्यों है। तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना देना और इसमें ये बात एक्सप्लेन कर देना कि ड्यू टू चार्ज सेपरेशन या ड्यू टू सेपरेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन बोथ ऑक्सीजन्स इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इट विल शो मोर स्टेबिलिटी एज कंपेरेटिवली फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि उसमें एक ही ऑक्सीजन होता है और उसी पे लोकेट होता है नेगेटिव चार्ज, जिसमें 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी, एसिडिटी, केमिकल रिएक्शन, प्रिपरेशन मेथड्स, नोमेनक्लेचर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब लास्ट जो इसका बचता है, बिल्कुल लास्ट जो टॉपिक बचता है बेटा, उसमें मैं टेस्ट बताऊंगी, ठीक है। देखो सबसे पहले बात टेस्ट की बेटा एक चीज क्लियर रखना कि कौन कौन से टेस्ट हम इसमें पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगी लिटमस टेस्ट पढ़ो बच्चे। ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता, पहली बात तो क्या नहीं होता, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता, बट कहीं अगर ऐसा आ जाता है तो लिटमस टेस्ट के बस इतनी से ध्यान रखना, जितने भी तुम्हारे पास में एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर वो लिटमस टेस्ट देते हैं, क्या देते हैं, लिटमस टेस्ट देते हैं, तो जो रेड लिटमस होगा, रेड लिटमस पेपर होगा, वो टर्न हो जाएगा किसमें, ब्लू में, टर्न्स इन ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। सॉरी बेटा, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इन रेड लिटमस, ठीक है। लिटमस टेस्ट, फिनॉल भी जो है वो टर्न हो जाता है किसमें, रेड में। तो ये हो गया लिटमस टेस्ट। दूसरा है HgCl2 टेस्ट। HgCl2 में क्या होता है, जैसे मैंने लिया मिथेनोइक एसिड और इसकी रिएक्शन करा दी HgCl2 के साथ, तो मर्क्यूरस क्लोराइड HgCl2 का वाइट प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। कौन बनाते हैं, सिर्फ फॉर्मिक एसिड। तो दूसरा टेस्ट हो गया बच्चे, कौन सा, HgCl2 टेस्ट। तीसरा टेस्ट जिसको हम बोलते हैं टोलेंस टेस्ट। टोलेंस टेस्ट, ये बात ध्यान रखना, आप लोग कहोगे कि मैं यहाँ पर क्यों बता रही हूँ, तो सिर्फ एल्डिहाइड शो करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको गिवन कंपाउंड फॉर्मिक एसिड है एक तो, और दूसरा इथेनोइक एसिड है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि जो फॉर्मिक एसिड होता है वो टोलेंस टेस्ट शो करता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, ठीक है, लेकिन इथेनोइक एसिड सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता। जैसे मैं लिखा HCOH AgNH3 2 पॉजिटिव, ठीक है,
और ये रिएक्शन कराई बेस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चे? कार्बोक्सिलेट आयन बनेंगे। सिल्वर मिरर टेस्ट शो होगा, सिल्वर प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन होगा। अंडरस्टैंड? बट इथेनोइक एसिड के टेस्ट में ऐसा नहीं होता। ठीक है। थर्ड वन इज बाइकार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसको आप जरूर रट लेना। सोडियम बाइकार्बोनेट सिर्फ और सिर्फ कौन देते हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, फिनोल नहीं देते, अल्कोहल्स नहीं देते। ठीक है। तो अगर मान लो सपोज करो एलिफेटिक के अलावा मैंने तुम्हें यहाँ पर एरोमेटिक दे रखा है और यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए NaHCO3 डाल रखा है, तो ध्यान रखना इस बात को, H रिप्लेस हो जाएगा Na से। पॉजिटिव टेस्ट है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। ठीक है। कितने टेस्ट है टोटल? 4 टेस्ट। लिटमस टेस्ट में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड अगर प्रेजेंट है तो लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाएगा, फिनोल अगर है तो रेड में टर्न हो जाएगा। ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता। टेस्ट नंबर 2 HgCl2 टेस्ट। इसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड HgSl2 के साथ रिएक्शन करेगा, Hg2Cl2 का Y2PPT बनाएगा और इथेनोइक एसिड इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तीसरी रिएक्शन में क्या है? टोलेंस टेस्ट। अगर फॉर्मिक एसिड है तो वो कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा और सिल्वर मिरर टेस्ट शो करेगा, इथेनोइक एसिड शो नहीं करेगा। लास्ट बचता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट मैंने पहले बताया कि फिनोल और एल्कोहल्स दोनों नेगेटिव होते हैं। अगर मान लो बेंजोइक एसिड है या कोई एलिफेटिक एसिड है तो बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा और यहाँ पर जैसे मैंने क्या बनाया है, सॉल्ट बनाया है सोडियम का, वो बनेगा। ठीक है बेटा। ये आज का सेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड हमने कंप्लीट, एक एक चीज़ कंप्लीट हमने कवर कर ली है बेटा। इसको पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो गए आप लोग भी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, कमेंट में मुझे बताओ कि आपको कहाँ पर डिफ़िकल्टी फील हो रही है और कैसा फील हो रहा है। एग्ज़ाम फियर लग रहा है तो कहाँ पर आपको लग रहा है कि अभी भी मेरे ये टॉपिक वीक है, ताकि हम उन पर ज़्यादा फोकस कर सकें, उनको हम ज़्यादा अच्छे से कवर सकें। ठीक है बेटा। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।